हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों का इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप रोजाना क्लास में जुड़ ही पाते होंगे मेरे साथ। अब तक अंतःस्रावी तंत्रों के 4 पाठों को पूरा कर चुके हैं। अभी तक यदि आपने उन पाठों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके उन सभी टॉपिक्स को भी आप देख सकते हैं जो हमने पूरा किया है पहले। और इसके जो आपके पास पीछे के लेक्चर हैं उन सभी लेक्चरों को भी आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके सभी वीडियोस को क्रम दर क्रम देखें, जिससे कि आप साइंस को बेहतरीन तरीके से यहाँ से सीख सकते हैं। यदि आप रोजाना मेरे साथ क्लास में जुड़ते होंगे तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण साइंस को पूरा करवाने वाला हूं, जिससे कि एग्जाम में यदि आपके पास क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन आपका सही जा सके। चलिए तो दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने इसके 4 लेक्चरों को पूरा कर चुके हैं। अभी तक यदि आपने उन चारों लेक्चरों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप उन सभी पार्ट को देखिएगा, जिससे कि ग्रंथियों से संबंधित सभी क्वेश्चनों को आप जान सकें। चलिए तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का सबसे पहले क्वेश्चन आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा और इसमें हमें यहाँ से बताना था कि थायराइड ग्रंथि जो होती है इससे थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। कि जो हमारे पास जो गला होता है, इस गले में पाई जाने वाली जो ग्रंथियां होती हैं वो 2 होती हैं। एक तो होती है कौन सी, थायराइड। एक तो कौन सी होती है, थायराइड होती है। और दूसरी होती है कौन सी, पैराथायराइड होती है। कौन सी होती है, पैराथायराइड होती है। हमें यहाँ से थायराइड के बारे में पूछा था कि थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, कौन से हार्मोन का स्राव होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन को उत्तेजित या इस हार्मोन को निकलने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित किया जाता है या कौन सा हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, तो ऐसा हमें यहाँ से बताना था कि थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, इसको उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन स्रावित होता है उस हार्मोन को कहा जाता है क्या, TSH हार्मोन। TSH हार्मोन कहा जाता है। और इस हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है, पीयूष ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है, पीयूष ग्रंथि करती है। ऐसा आपने पीछे वाली क्लासों में भी जाना था। और TSH जो हार्मोन जो होता है इसका पूरा नाम होता है थायराइड उत्तेजक हार्मोन। क्या होता है इसका पूरा नाम, थायराइड 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 उत्तेजित हार्मोन। या आप ऐसे कह सकते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जा सकता है। तो आप यहाँ से जान पाए होंगे इससे संबंधित बातों को। चलिए थे इसी प्रकार खूबसूरती से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव का सामना करने में सहायक माना जाता है। CHSL के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास जो 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शनों में हमें यहाँ से बताना था कि ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो तनाव का सामना करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो यहाँ से आप ऑप्शन भी काट सकते थे। देखो जो हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये तो वर्षण के द्वारा स्रावित होता है, जिसे हम नरलिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, नरलिंग हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नरलिंग हार्मोन कहा जाता है। नरलिंग हार्मोन कहा जाता है। तो देखो बी ऑप्शन तो हमारा बाहर होता है। कैल्सिटोनिन जो होता है जो पैराओटू के द्वारा निकलता है और कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है ये भी गलत होता है। अब 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। एक तो बचा है हमारे पास सेरोटोनिन और एक बचा है मेलाटोनिन। जो मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है ये एक पिगमेंट की तरह काम करता है, मतलब वर्णक होता है। और ये वर्णक हमारी त्वचा का रंग डिसाइड करता है। हमारी त्वचा का रंग निर्धारण करने वाला जो पिगमेंट होता है वो होता है कौन सा, मेलाटोनिन। तो आप इस प्रकार से अपने ऑप्शनों को काट कर भी आप सही जवाब तक पहुंच सकते थे। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता कौन सा, सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है
ये तनाव का सामना करने के लिए भी हमारी सहायता करता है। यदि आप मेरे साथ पीछे के लेक्चर में बने हुए होंगे तो आप इसी प्रकार से सभी जानकारियों को जान पाए होंगे। यदि आप चैनल पर नए बने हुए हैं तो आप मेरी पीछे की क्लासों को भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को विजिट करके आप उन सभी क्लासों को देखिएगा जिसमें हम इसी प्रकार सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हमने पूरा किया है, उनको आप जान सकें। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला खूबसूरत सा सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। एनटीपीसी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था आपको कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन का संश्लेषण थायराइड ग्रंथि के द्वारा नहीं होता है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता सी, हमारा यहाँ से सही जवाब होता। अगला खूबसूरत सा सवाल देखते हैं। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जो यौवन तक ही सक्रिय रह पाती है। देखो, आपने यदि मेरे साथ पीछे की क्लासों में सफर किया था तो आपको मैंने बताया था कि हमारे सीने में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे थाइमस ग्रंथि कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है, थाइमस ग्रंथि कहा जाता है। और ये जो थाइमस जो ग्रंथि होती है, ये थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, सीने में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सीने में। और इस ग्रंथि के द्वारा जिस हार्मोन का संश्लेषण होता है, जिस हार्मोन का स्राव होता है, उसे कहते हैं थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं, थाइमोसिन हार्मोन कहते हैं। और ये जो थाइमस जो ग्रंथि होती हैं, ये ग्रंथि यौवन तक ही सक्रिय रह पाती हैं। अर्थात जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ती जाती है हमारी उम्र, तो हमारे में ये जो थाइमस जो ग्रंथि होती है इसका आकार भी कम होने लगता है। मतलब वृद्धावस्था तक पहुंचने पर ये थाइमस ग्रंथि पूर्ण रूप से लुप्त हो चुकी होती हैं और बचपन में इसी ग्रंथि का आकार बड़ा होता है। अर्थात हम इतनी बातों को जानने के बाद हम ऐसे कह सकते थे कि जो थाइमस ग्रंथि होती हैं, ये थाइमस ग्रंथि यौवन तक ही सक्रिय रह पाती है, उसके बाद इसका आकार धीरे धीरे कम होने लगता है, अर्थात ये निष्क्रिय होती हुई चली जाती हैं और वृद्धावस्था तक पहुंचने पर ये पूर्ण रूप से हमारे शरीर से लुप्त हो जाती हैं। तो हम ऐसा यहाँ से बता सकते थे। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता भी, हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगला खूबसूरत सा सवाल देखते हैं। खूबसूरत सा सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। ग्रुप डी की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम्स जो हैं उनमें भी आपको दोबारा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो फटाक से अपना जवाब बताएं। यदि आप 84 नंबर के क्वेश्चन तक आप बने हुए होंगे कंटिन्यू मेरे साथ, तो आप इसका सही जवाब भी आप बता पा रहे होंगे। तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके उन सभी टॉपिक्स को भी देख सकते हैं जिसको हमने पहले पूरा किया है, और इसके भी बाकी जो पीछे वाले पार्ट हैं उन सभी पार्टों पे आप अपना टाइम दें जिससे कि इसकी रिलेटिव जो बातें हैं वो आपको समझ में आ सके। चलिए तो फटाक से इसका सही जवाब बताएं। देखें, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थितियों में बदलाव लाता है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन होता है, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। तो देखो, हमारे पास यहाँ है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है, इस टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं हम क्या, नर लिंग हार्मोन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नर लिंग हार्मोन कहा जाता है। और ये किस में निकलता है, सिर्फ मेल में ही निकल पाता है। जो लड़कों में होने वाले जो युवावस्था में जितने भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को कंट्रोल रखने का काम करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन करता है। बाकी हार्मोन्स का भी यदि आप मेरे साथ सभी क्लासों में बने हुए होंगे तो बाकी हार्मोन्स का भी आप काम बता सकते हैं। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा मोचित होता है या निकलता है, और इस थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि आप मेरे साथ पीछे के क्वेश्चन में बने होंगे तो ऐसे आपने सीखा था। और इंसुलिन जो होता है, बहुत बार आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहाँ से आपको बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि इंसुलिन जो होता है, इस इंसुलिन का कार्य क्या होता है। तो इंसुलिन जो होता है इसका कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है।
इसकी मात्रा का नियंत्रण करता है, ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। और इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? हमारा जो अग्नाशय होता है, ये अग्नाशय इंसुलिन का स्राव करता है। तो ऐसी जानकारियों को हम यहाँ से बता सकते थे। चलिए तो अगला खूबसूरत सा सवाल देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती हैं? हमारे पास जो ऑप्शन थे, उन ऑप्शनों में हमें यहाँ से चुनना था कि ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जो मनुष्य के शरीर में पीयूष ग्रंथि के से स्वतंत्र होकर भी कार्य कर सकती हैं। देखो, हमारे शरीर में जितनी भी एंडोक्राइनोलॉजी जो ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी जितनी भी ग्रंथियां आती हैं, इन सभी ग्रंथियों का नियंत्रण रखने का काम कौन सी ग्रंथि करती हैं? पीयूष ग्रंथि करती हैं। इसी कारण से पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लेकिन इस पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जो पीयूष से स्वतंत्र तरीके से भी अपना कार्य कर सकती है? तो जो ग्रंथि होती है उस ग्रंथि को कहा जाता है क्या? पैरा आउटू कहा जाता है। पैरा आउटू एक ऐसी ग्रंथि होती है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र तरीके से कार्य कर सकती हैं। और इसी पैरा आउटू जो ग्लैंड्स होती हैं, इस पैरा आउटू ग्लैंड को कहते हैं क्या? पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। और इस पैराथायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है जो मनुष्य में पाई जाती है? गले में पाई जाती है। यदि इसकी संख्या यदि आपको एग्जाम में पूछी जाती है तो इसकी संख्या होती है कितनी? 4 होती हैं। कितनी होती है? 4 होती हैं। जो थायराइड ग्रंथि के ऊपर गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि का आकार होता है एच आकार का, थायराइड ग्रंथि का। और इस थायराइड ग्रंथि के यहाँ कोनों पर पाई जाती है कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड ग्रंथि, जिसे हम पैरा आउटू ग्रंथि भी कहते हैं। तो हम यहाँ से अपना सही जवाब बता सकते थे क्या? डी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि पैरा आउटू जो ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र तरीके से कार्य अपना कर सकती हैं। क्योंकि सभी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इन सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। और पीयूष ग्रंथि पर भी कौन नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसी वजह से हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ऐसा आपने पीछे की क्लासों में भी जान पाया होगा। चलिए तो अगला हमारा खूबसूरत सा सवाल है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? ऐसा हमें यहाँ से बताना था। चलिए तो फटाक से अपना जवाब लिखें कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है मतलब बीपी जो होती है इसका नियंत्रण कौन करता है? यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है इसका नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है? अधिवक्र जो ग्रंथि होती है, यानी कि अधिवक्र किसे कहा जाता है? अधिवक्र ग्रंथि कहा जाता है किसे? एड्रिनल ग्रंथि को। इसको कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। और यही एड्रिनल ग्रंथि हमारा रक्तदाब जो होता है, इस रक्तदाब को नियंत्रण रखने का काम करती है। क्या करती है? रक्तदाब का नियंत्रण रखने का काम करती है। और ये जो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है, इसी एड्रिनल ग्रंथि से जो स्रावित होने वाला जो हार्मोन होता है वो एड्रिनलिन हार्मोन होता है। और इस एड्रिनलिन हार्मोन को करो मरो हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में हमारे शरीर को उत्तेजना पैदा करने वाला हार्मोन होता है कौन सा? एड्रिनलिन हार्मोन होता है। इसी कारण से हम इसे करो मरो हार्मोन भी कहा जाता है। और एड्रिनल जो ग्रंथि होती है इसे 4S ग्रंथि भी कहते हैं और इसी को 3F ग्रंथि भी कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि एड्रिनल जो ग्रंथि होती है, इस एड्रिनल ग्रंथि को 4S ग्रंथि क्यों कहा जाता है। यदि आप मेरे पीछे वाली क्लासों में बने हुए होंगे तो मैंने आपको बताया था कि 4S ग्रंथि से क्यों कहते हैं और 3F ग्रंथि से क्यों कहते हैं। चलिए तो फटाक से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें कि एड्रिनल जो ग्रंथि होती है, इस एड्रिनल ग्रंथि को 4S ग्रंथि क्यों कहा जाता है। रीजन लिखिएगा आप अपना। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? देखो, अब यदि आप मेरे साथ सभी टॉपिक्स में बने हुए थे, सभी वीडियोस में बने थे, टॉपिक का जो पीछे हमने जो 4 पार्ट हैं उन चारों पार्टों को पूरा किया है। यदि आपने चारों पार्टों में बने हुए थे तो इसमें विदिन 2 ही सेकंड में आप इसका सही जवाब लगा सकते हैं अपना। जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये तो थायराइड ग्रंथि होती है और कहाँ पाई जाती है? गले में होती है। जठर जो होता है इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करने वाले हैं।
यकृत, यकृत भी एक ग्रंथि का ही प्रकार होता है। यकृत भी एक ग्रंथि का ही प्रकार होता है जिसे बाह्यस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्यस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और अग्नाशय, अग्नाशय भी ग्रंथि का ही प्रकार होता है जो मुख्यतः इंसुलिन का स्राव करता है। बाकी होने को तो ये और भी हार्मोन का स्राव करता है, जैसे सोमेटोस्टेटिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, उनका स्राव करता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना होगा इंसुलिन के बारे में। तो अग्नाशय भी एक ग्रंथि का प्रकार होता है, यकृत भी एक ग्रंथि का ही प्रकार होता है, और थायराइड ग्रंथि भी एक ग्रंथि का प्रकार ही होती है। लेकिन जो आपके पास जो जठर होता है, ये हमारी आमाशय की दीवार में पाया जाता है, तो ये ग्रंथि का प्रकार नहीं होता है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता बी, हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि कौन सी ग्रंथि नहीं है, तो जठर एक ग्रंथि का प्रकार नहीं है। तो ऐसा हम यहाँ से बता सकते थे। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन के बारे में हमें यहाँ से बताना था कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपने टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ्स को अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है। उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को आप प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले, जिस भी एग्जाम में आप बैठने वाले हो, यदि सामान्य विज्ञान उसके सिलेबस में जुड़ा हुआ है तो वहाँ वो पीडीएफ आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो फटाक से आप उस पीडीएफ को भी एक बार प्राप्त करें और आप उस पीडीएफ के माध्यम से सामान्य विज्ञान की जो स्कोरिंग है उसको भी अपनी बढ़ा सकते हैं। और उस पीडीएफ के माध्यम से आपको ये भी मालूम हो सकेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, किस लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन को ट्रेस करना होता है, ऐसा हम सभी जानकारियों को वहां से जान सकते हैं। तो यदि आप मेरे साथ चैनल पे नए बने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं, उन पीडीएफ को टेलीग्राम के माध्यम से शेयर किया जाता है आपसे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से डेली लाइफ में बहुत सी क्यूज होती हैं, उन क्यूज को भी आप लगा सकते हैं। चलिए तो अब बनते हैं हम क्वेश्चन की ओर कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? वो स्रावित होता है कौन सी ग्रंथि से? एड्रिनल ग्रंथि से। क्योंकि इस एड्रिनल ग्रंथि से जिस हार्मोन का स्राव होता है उस हार्मोन को कहा जाता है क्या? एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहा जाता है? एड्रिनलिन हार्मोन कहा जाता है। और ये एड्रिनलिन हार्मोन हमारे शरीर में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब स्रावित होता है। इसी कारण इस हार्मोन को करो मरो हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करो मरो हार्मोन भी कहा जाता है। तो आप ऐसा बता सकते थे, वही बात है। देखो, जीवन रक्षक हार्मोन हमारे शरीर की रक्षा किस समय विपरीत परिस्थितियों में करता है, तो वो कौन करता है? एड्रेनलिन हार्मोन करता है। इसी कारण उसे करो मरो हार्मोन भी कहा जाता है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता 89 नंबर के क्वेश्चन का ए, हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगला खूबसूरत सा सवाल मैं आपको दिखाता हूं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखें कि इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल प्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंसुलिन, देखो आपने यदि टॉपिक्स में शुरू से मेरे साथ बने हुए होंगे तो बहुत से क्वेश्चन आपने इंसुलिन से संबंधित क्वेश्चनों को देखा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी मैंने आपको दिखाया है इंसुलिन से रिलेटिव, जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। देखो ये एनटीपीसी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार सभी टॉपिक्स को मैं मॉडरेट चीज़ों के साथ आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आप रोजाना मेरे साथ क्लास में जुड़ जाइए और एक नई ऊर्जा के साथ मेरे साथ आप क्लास में यदि जुड़े रहते हैं तो बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलती होंगी। और हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि इंसुलिन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी जिसे नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो फ्रेडरिक जो बेटिंग नामक जो वैज्ञानिक था, इस बेटिंग नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इंसुलिन से संबंधित नोबेल प्राइज को प्राप्त किया था। तो ऐसा 90 नंबर के क्वेश्चन का आप सही जवाब बताते अपना ए, हमारा सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा सब हो पाता है? वो हमें यहाँ से जवाब में बताना था। एनटीपीसी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखें कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा सब हो पाता है? वो हमें यहाँ से बताना था।
तो सूरज की रोशनी के संपर्क में जैसे ही हमारी त्वचा आती है तो उस त्वचा पे जो एक पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा? मेलेटोनिन। हाँ, मेलेटोनिन। ये जो पिगमेंट होता है, इस मेलेटोनिन के कारण ऐसा सब होता है। हमारी जो त्वचा का जो रंग होता है, इस त्वचा की रंग को निर्धारण करने का काम भी यही करता है। कौन? मेलानिन करता है, या आप ऐसे कह सकते हो मेलानिन वर्णक करता है, पिगमेंट करता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको। चलिए, तो आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जान ही पाए होंगे कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा सब हो पाता है? मेलेनिन के कारण ऐसा सब हो पाता है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था कि खालिस्तान में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें हार्मोन हमेशा अनुपस्थित होते हैं? ये देखो, जेईई के एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि किस जीव में सामान्यतः हार्मोन अनुपस्थित होते हैं, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। तो कौन सा हार्मोन कौन सा ऐसा जीव है जिसमें हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं? तो वो होता है कौन सा? जीवाणु। जो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई हार्मोन नहीं पाया जाता है। तो यही बात आपको क्वेश्चन में पूछी गई थी कि कौन सा जीव ऐसा है निम्नलिखित में से जिसमें हार्मोन सदैव अनुपस्थित होते हैं, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। तो आप अपना सही जवाब कौन सा बता सकते थे? जीवाणु आप अपना सही जवाब बता सकते थे। चलिए, तो अगला खूबसूरत सा सवाल मैं आपके सामने लाता हूं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हमें सुमेलित करना था। हमें सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है। हमें यहाँ से सुमेलित करना था कि कौन सा हार्मोन किससे संबंधित है। तो देखो, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो हार्मोन है, ये एड्रेनलिन हार्मोन किससे संबंधित होता है? जो एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ये क्रोध, भय, खतरा आदि की परिस्थितियों में स्रावित होता है। तो देखो, ऐसे तो कौन जुड़ा हुआ है? एक जुड़ा हुआ है। तो देखो, या तो हमारा जवाब बी होता या हमारा जवाब क्या होता? सी होता। तो देखो, ए और डी तो यहां से कट चुका था, क्योंकि ए जो है वो किससे संबंधित है? एक से संबंधित है। चलिए, तो एस्ट्रोजन होता है, ये एस्ट्रोजन स्त्रियों में निकलता है, इसी कारण इसे मादा लिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा हार्मोन या मादा लिंग हार्मोन भी इसे कहा जाता है। और जो एस्ट्रोजन है वो किससे जुड़ा है? तीसरे नंबर से जुड़ा हुआ है। तो तीसरे नंबर से दोनों में अभी हम कन्फर्म हमारा सही जवाब नहीं लगा सकते थे। इंसुलिन जो होता है, ये इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। और इंसुलिन को नियंत्रित कौन करता है, या इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय जो होता है, इस अग्नाशय से स्रावित होता है। कौन? इंसुलिन स्रावित होता है। तो ऐसा हम बता सकते थे कि तीसरा नंबर किससे जुड़ेगा? 4th नंबर से। अब हमारा सही जवाब यहाँ आ ही चुका है कि सी हमारा यहाँ से सही जवाब था। यदि एग्जाम में यदि आप बैठे थे तो आपको इसी प्रकार से सोचना था। तो यदि आप प्रैक्टिस बेस पे बैठे हैं तो आप इसको सभी बातों को आप एक बार आप पढ़ें इनको, कि एड्रेनलिन क्रोध, भय, खतरा आदि से संबंधित होता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों से संबंधित होता है। इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित होता है, ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। और फेरोमोन जो होता है, ये गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है। यानी कि जैसे कि उदाहरण हम लें कि जो मादा हिरण होती हैं, इस मादा हिरण की तरफ जो नर हिरण होता है, ये नर हिरण आकर्षित होता है, क्योंकि ये जो मादा हिरण होती है ये एक हार्मोन का स्रावित करती है, जिसे क्या कहते हैं? फेरामोन कहते हैं। फेरामोन के कारण नर जो होता है, नर हिरण जो होता है, मादा हिरण की तरफ आकर्षित होता है। तो जो फेरामोन होते हैं, जो अपना विपरीत जो साथी होता है, इस विपरीत साथी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसे हमें यहाँ से दिया गया था। तो आप यहाँ से जुड़ी हुई सभी बातों को आप जान पाए होंगे, और इसी प्रकार हमारा यहाँ से सही जवाब होता, सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बनते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को सूची यानी कि स्रावित से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके गलत उत्तर को चुने। जो हमारे पास जो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, उन नीचे ऑप्शनों में चुनना था कि कौन सा गलत कथन लिखा हुआ है, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। कि जो जनन ग्रंथियां हैं उससे संबंधित यहाँ क्या लिखा हुआ है?
प्रोजेस्टोन, प्रोजेस्टोन जनन ग्रंथियां के दौरान स्रावित होता है या जनन ग्रंथियों से स्रावित होता है, कौन सा? प्रोजेस्टोन। और ये भी किस में स्रावित होता है? मादा में स्रावित होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं फीमेल्स में स्रावित होता है। और एक और होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन कहते हैं। तो जो ए ऑप्शन है ये तो सही लिखा हुआ है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के बारे में हमें यहाँ से क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? वृद्धि हार्मोन की, जिसे हम क्या कहते हैं? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी कहते हैं, एसटीएच हार्मोन भी जिसे कहा जाता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी कहा जाता है। वृद्धि जो हार्मोन होता है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही स्रावित होता है। तो बी कथन भी हमारा सही लिखा हुआ है। और आप इतनी बातों को यदि आप मेरे साथ पीछे के लेक्चर में जुड़े हुए थे, पीछे के सेशनों में सभी में बने हुए थे, तो आप इन बातों को जान पाए होंगे। तो यदि पीछे के सेशन को यदि आप देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का सहारा लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और वहां मैंने इससे संबंधित सभी बातों को डिस्कस करवाया था कि वृद्धि हार्मोन जो एसटीएच होता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है, इसके कम स्राव से क्या होता है, अधिक स्राव से क्या होता है। ऐसी बहुत सी बातों को मैंने आपसे शेयर किया था, तो आप वहां से जान सकते हैं। और अग्नाशय इंसुलिन का स्राव करता है, यानी कि ए ऑप्शन में सही कथन है, बी ऑप्शन भी सही कथन है, सी ऑप्शन भी हमारा सही कथन लिखा हुआ है कि जनन ग्रंथि या प्रोजेस्टेरोन से संबंधित है, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन से संबंधित है, अग्नाशय इंसुलिन से संबंधित है। लेकिन जो अधिवक्र यानी कि एड्रिनल जो ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि, ये एड्रिनल ग्रंथि क्या कार्टिसोन से संबंधित है? नहीं, हमारा गलत जवाब था यहाँ से कौन सा? डी। और क्वेश्चन में भी हमें गलत कथन को ही बताना था यहाँ से कि निम्न में से कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो फोर्थ नंबर का यानी कि डी ऑप्शन में गलत कथन लिखा हुआ था ऐसे। तो आप ऐसी चीजों को जान पाए होंगे यहाँ से। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला जवाब स्क्रीन से आ ही चुका है और आप इसको पढ़ ही पा रहे होंगे कि हमें यहाँ से क्या बताना था कि सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन को चुनना था। चलिए तो फटाक से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। चलिए तो आप क्वेश्चन को सही तरीके से देख ही पा रहे होंगे। चलिए तो कमेंट बॉक्स में आपने लिखा होगा, तो देखें डिस्कस करते हैं हम प्रोजेस्टेरोन के बारे में कि प्रोजेस्टेरोन किससे संबंधित है। जो इसके सामने जो कूट दिए गए हैं उनमें हमें चुनना था। प्रोजेस्टेरोन देखो गर्भाशय से संबंधित होता है, और टेस्टोस्टेरोन किससे? वर्षण से संबंधित होता है, और थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है, और इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय से संबंधित होता है। ऐसी विभिन्न प्रकार की बातों को यदि आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए होंगे तो वहां से आपने जान ही पाया होगा। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये हमेशा किसमें स्रावित होता है? मेल्स में ही स्रावित होता है, जिसे मादा जनन हार्मोन या मादा लिंग हार्मोन भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो वर्षण के द्वारा निकलता है, इसे नर लिंग हार्मोन या नर जनन हार्मोन भी कहा जाता है। थायरोक्सिन जो होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, जो थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय के द्वारा होता है। और जो इंसुलिन होता है ये इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण रखता है। तो देखो एक कथन से कौन संबंधित करेगा? तीसरा करेगा। एक कथन से तीसरा कर रहा है, यानी कि हमारा जवाब या तो ए ऑप्शन होगा या हमारा जवाब कौन सा होगा? सी होगा, क्योंकि बी और डी ऑप्शन तो कट चुके थे। क्यों? क्योंकि ए जो कथन है वो किससे रिलेट करेगा? तीसरे कथन से, यानी कि तीसरा जो कूट है उससे संबंधित है। यदि आप एग्जाम में बैठते हो तो आप इसी प्रकार सोचिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन में टाइम की बचोतरी मिलेगी। और देखते हैं दूसरा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किससे संबंधित करेगा? फोर्थ नंबर से संबंधित करेगा। तो यानी कि बी किससे संबंधित करेगा? 4 से कर रहा है। तो यहाँ कन्फर्म हो ही चुका था आपके पास, अभी तो कन्फर्म नहीं हुआ है। यहाँ भी चौथा नंबर है, यहाँ भी चौथा नंबर है। चलो एक और को देखते हैं हम। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से संबंधित कर रहा है, यानी कि तीसरा 1 नंबर से कर रहा है। यहाँ भी तीसरा किससे संबंधित कर रहा है? 2 से कर रहा है। तो हमारा गलत जो कथन होता है कौन सा? सी होता। इस प्रकार आप अपना सही जवाब भी बता सकते थे कि हमारा सही जवाब क्या होता। हमारा यहाँ से सही जवाब होता ए ऑप्शन, हमारा सही जवाब होता। तो आज का सेशन दोस्तों पूरा हो चुका है। यदि आप इस सेशन में शुरू से अंत तक बने हुए होंगे तो आपको बहुत से बातें आपको सीखने को मिली होगी। यदि दोस्तों हमारा काम यदि आपको पसंद आता है तो आप अपने अन्य दोस्तों को भी यहाँ से जोड़ें और कंटिन्यू क्लास में बने रहिए।
और टॉपिक से सभी टॉपिकों से रिलेटिव यदि आपको पीडीएफ्स प्राप्त करनी हो, नोट्सों को प्राप्त करने हो, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी ऐसा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से इन सभी टॉपिकों की पीडीएफ को आप अपने पास प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप साइंस को बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। वहाँ क्वेश्चंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से टॉपिक टू टॉपिक अरेंज किया गया है, तो वो पीडीएफ भी आप प्राप्त कीजिएगा। और यदि हमारा काम यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी अवश्य करें। और इसी प्रकार इस सीरीज के अगले वीडियो में बहुत जल्द ही आपसे मुलाकात करने वाला हूं। तब तक के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।